मुझसे बुरा ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, हेलो 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 फल हेलो हेलो लागे हेलो हेलो अति दूर। हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, की हाल चाल? बढ़िया हो सारे? मस्त मोर बहार। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लाभो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लाभो पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। वेरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। की हाल चाल? बढ़िया हो सारे? तंदुरुस्त हो? मस्त मौज बहार? जिंदगी बढ़िया एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? चलो बहुत बढ़िया जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। माटी कहे हाँ जी, गुड आफ्टरनून तन्नू, गुड आफ्टरनून सोनम, गुड आफ्टरनून तुबा, गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून श्वेता, गुड आफ्टरनून स्टडी विद शाहिद। सर जुबिन नोटियाल की आवाज में प्ले कीजिए। अब बाद में प्ले कर लेंगे, जुबिन नोटियाल की आवाज में प्ले कीजिए, ये नहीं कि पढ़ लें, जुबिन नोटियाल की आवाज में प्ले कीजिए। सर मैराथन सुपर थी, थैंक यू सो मच। आप सब उस टाइम लाइव आए, आपने उस मैराथन को देखा और आई होप आपकी उस मैराथन से हेल्प हुई होगी पक्का पक्का, क्योंकि 4 चैप्टर हमने उसके अंदर कंप्लीट किए हैं जी। 4 चैप्टर जो हैं उसके अंदर हमने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो 4 चैप्टर जो हैं उसके अंदर हमने अपना कंप्लीट किए हैं। तो अब सुनो ध्यान से, अब प्लीज 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 अब बात सुनो। अब आज वाली क्लास में हमें एक चैप्टर रिवाइज करना है आरसीएम का, मतलब आज हम पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज कर पाएंगे। इस चैप्टर के ऊपर मैं 2 लेक्चर लगाऊंगा, एक तो आज का और एक कल का। 2 दिन के अंदर हम आरसीएम वाला चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे और आरसीएम के साथ में एग्जाम्शन वाला चैप्टर भी रिवाइज करेंगे। तो जो एग्जाम्शन आरसीएम से इंटरलिंक है उसको तो आरसीएम के साथ ही कवर कर लेंगे। जो एग्जाम्शन आरसीएम के अलावा है उसके लिए फिर मैं एक लेक्चर अलग से लगाऊंगा। मतलब आप ये मान लो कि टोटल 3 लेक्चर हमें लगने आरसीएम प्लस में एग्जाम्शन की रिवीजन करने में। आज हमारी तारीख कितनी है? 15 तारीख है। तो 15, 16, 17
3 दिन के अंदर हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद फिर एक चैप्टर हमारा बचा हुआ है रिटर्न अंडर जीएसटी, फिर वो रिवाइज करेंगे। फिर एक चैप्टर हमारा है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का, फिर वो हम रिवाइज करेंगे। फिर एक चैप्टर हमारा है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का, वो हम रिवाइज करेंगे। तो हम टारगेट लेके चलते हैं कि 23 या 24 तारीख तक मैक्सिमम हम सारा का सारा जीएसटी बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लें, ठीक है। और आज शाम से हमारी जीएसटी की प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। आज शाम को हमारे जीएसटी की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं और जीएसटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बढ़िया वाले करेंगे, तो प्लीज आप सबने अटेंड करनी है, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा पेपर है जिसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले सकते हो। मतलब इनकम टैक्स में फिर भी तुम्हारे नंबर कट सकते हैं, बट जीएसटी में ऐसा नहीं है। तो जीएसटी के क्वेश्चन सीरीज आपने भूल के मिस नहीं करनी, बस ये पर ध्यान दो। हाँ, टॉपिक कौन सा होगा? टॉपिक आज हम स्टार्टिंग वाला लेके चलेंगे, मे बी सप्लाई के चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर फिर कुछ क्वेश्चंस आपके वैल्यूएशन वाले भी हो सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग के जो भी चैप्टर्स होंगे उसके हम क्वेश्चन जो होंगे वो आज वाली क्लास के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। वो कल मैं अपने गुरुजी के मंदिर गया हुआ था, वहां पे भंडारा था, वहां पे थोड़ी सी सेवा करनी थी, आपके लिए भगवान जी से दुआएं मांगनी थी कि आप सबके एग्जाम फटाफट से बढ़िया तरीके से निकल जाएं, इसलिए कल मैंने क्लास नहीं ली थी। आज से सेम शेड्यूल हमारा कंटिन्यू होगा, हम रात को 9 बजे मिलेंगे जी, ठीक है। चलो आ जाओ, फटाफट से आओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ। अब यहां पे सारे बच्चे बातचीत बिल्कुल बंद कर दो, और अब हम यहां पे रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, और टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो आरसीएम वाला कर रहे हैं जी। अब सुनो ध्यान से, अभी चैप्टर नंबर 3 आज हमें रिवाइज करना है। अब चैप्टर नंबर 3 के जो डायग्राम है वो 2 पेज में आपका चैप्टर नंबर 3 कवर हो रहा है। एक पेज तो आपका ये है, एक पेज आपका उसके ऊपर वाला है, और इस चैप्टर के अंदर भी अमेंडमेंट्स आई हैं। आरसीएम के चैप्टर के अंदर भी अमेंडमेंट्स आई हैं, इट मींस इसके अंदर से भी अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, बस ये पर ध्यान दो। अब पहले थोड़ा सा ना एक बार फटाफट से बेस, हाँ जी एक बार फटाफट थोड़ा सा बेस क्लियर करते हैं कि जब मैं आरसीएम की बात करता हूं तो फॉरवर्ड चार्ज और आरसीएम का मतलब क्या होता है। देखो, एक तो होता है एफसीएम, एक होता है आरसीएम, और एक होता है स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। अब पहली बात तो ये समझ लो, आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मान लो जीएसटी में 2 लोग होते हैं। अब 2 लोग कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल एक तो होता है, मान लो मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। अब मिस्टर एक्स मान लो एक तो कौन है, मिस्टर एक्स जो है वो तो हमारा सप्लायर है, और मिस्टर वाई जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा रिसीवर है। तो ये हमारा सप्लायर है, ये हमारा रिसीवर है। अब अगर इन दोनों के बीच में डीलिंग हो रही है, अगर डीलिंग जो हो रही है वो इन दोनों के बीच में हो रही है, तो ये पर्सन सप्लायर है, ये पर्सन रिसीवर है। इन दोनों के बीच में अगर डीलिंग हो रही है तो गवर्नमेंट कह रही या तो गवर्नमेंट को जीएसटी देने वाला एक्स होगा या गवर्नमेंट को जीएसटी देने वाला वाई होगा। अब अगर गवर्नमेंट को जीएसटी देने वाला एक्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफसीएम बोलते हैं या एनसीएम बोलते हैं। एफसीएम का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और एनसीएम का मतलब होता है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। फिर अगर मैं वाई की बात करूंगा तो वाई अगर जीएसटी पे करने के लायबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आरसीएम बोलेंगे। आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होता है कि ऐसा कि जहां पे सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं करेगा, रिसीवर जो है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। अच्छा, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा तो फॉरवर्ड चार्ज है, अगर रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा तो रिवर्स चार्ज है। बट दोनों केस में जो जीएसटी का बर्डन है वो कंज्यूमर की जेब पे ही आएगा। मतलब ये समझना कि सिर्फ जीएसटी की लाइबिलिटी शिफ्ट हो रही है, मतलब सिर्फ जीएसटी की लाइबिलिटी शिफ्ट हो रही है कि नॉर्मली केस में सप्लायर पे करता है, गवर्नमेंट ने बोला कुछ केस में रिसीवर पे करेगा, बट अल्टीमेटली बर्डन जो है वो रिसीवर की जेब पर ही आना है। अगर मान लो फॉरवर्ड चार्ज है तो भी बर्डन रिसीवर की जेब पर है, रिसीवर सप्लायर को देगा, सप्लायर गवर्नमेंट को देगा। मैं फॉरवर्ड चार्ज कहूं या नॉर्मल चार्ज कहूं, बात एक ही है। रिवर्स चार्ज में क्या होगा? जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रिसीवर गवर्नमेंट को देगा, बर्डन तो भी रिसीवर की जेब पर आएगा। तो बर्डन दोनों केस में रिसीवर की जेब पर आ रहा है, बट टेक्निकली गवर्नमेंट को देने वाला एक केस में सप्लायर है और एक केस में रिसीवर है। अब क्या होता है कई बार, अब मान लो इन दोनों के अलावा ना एक पर्सन यहां पर बीच में और आता है। अब जो बीच में पर्सन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ईसीओ बोलते हैं। अब ईसीओ का मतलब क्या? गवर्नमेंट कह रही कई बार सामान जो होता है ना वो हम डायरेक्टली नहीं बेचते, वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचते हैं।
अब गवर्नमेंट कह रही अगर हमने सामान किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचा, जैसे मान लो ईसीओ के थ्रू बेचा, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, बुक माई शो हो गया, फूड पांडा हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, उबर ईट्स हो गया, मतलब जितनी भी आपकी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, अगर आप इनके थ्रू सामान बेच रहे हो तो फिर 3 लोग हो गए। अब 3 लोग कौन हो गए? एक तो हो गया एक्चुअल में सप्लायर, एक हो गया एक्चुअल में रिसीवर, और एक हो गया एसीओ जो एक तरह का मीडिएटर है, जो एक तरह का बिचौली है। अब ये क्या कर रहे हैं? यहां से सामान लेकर आगे सामान बेच रहे हैं। अब यहां से सामान लेकर आगे सामान अगर देगा तो गवर्नमेंट कह रही इसको बोलते हैं स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जीएसटी में कुछ केस ऐसे हैं, हर केस नहीं कह रहे, जीएसटी में कुछ केस ऐसे हैं कि जहां पे जीएसटी ना तो एक्स पे करेगा ना ही वाई पे करेगा, वहां पे जीएसटी ईसीओ पे करेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब सिंपल सी बात ये निकल कह रहे कि गवर्नमेंट को जीएसटी देने वाले 3 ही लोग दिमाग में आते हैं, एक तो सप्लायर, एक रिसीवर और एक ईसीओ। अब अगर सप्लायर पे करेगा तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, अगर रिसीवर पे करेगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और अगर थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी ना ये फॉरवर्ड चार्ज है ना ये रिवर्स चार्ज है, इसको बोलते हैं स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। बस ये पर ध्यान दो। पहली बात तो ये समझ लो कि इनका मतलब क्या क्या होता है। क्या बात मेरी समझ में आ गई ना? तो ये बातें आपने पहले रेगुलर बैच के अंदर पढ़ी हुई है, बट फिर भी तुम्हारी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं इनका मतलब क्या होता है। क्या बात मेरी समझ में आ गई? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब अगले पॉइंट पर आओ। अब एक बच्चा ये बात करे, सर एक बात मेरे को बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ऐसे कौन कौन से काम है जो फॉरवर्ड चार्ज में कवर है और ऐसे कौन से काम है जो रिवर्स चार्ज में कवर है, ऐसे कौन से काम है जहां पे ईसीओ जीएसटी पे करेगा। वही सभी बातों के लिए हमने सेक्शन 9 अपना स्टार्ट किया। अब सेक्शन 9 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी, फिर सेक्शन 5 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ आईजीएसटी, और फिर सेक्शन 7 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ यूटीजीएसटी, और एसजीएसटी एक्ट के अपने अपने अलग अलग सेक्शन है। अब जो भी हमारा चार्जिंग सेक्शन है ना, तो चार्जिंग सेक्शन ही आपको बताएगा कि जीएसटी कब लगेगा, जीएसटी किस पे लगेगा, जीएसटी देने वाला कौन होगा, कलेक्शन कैसे होगा, रेट क्या होंगे, ये सारी की सारी बातें। जैसे इनकम टैक्स में चार्जिंग सेक्शन था, ऐसे हमारा जीएसटी का है, सेक्शन नंबर 9 सीजीएसटी का है, 5 हमारा आईजीएसटी का है, 7 हमारा यूटीजीएसटी का है। सर क्या तीनों में अलग अलग करने? आंसर इज नो, एक ही करना है, 9 करना है। अगर तुमने 9 कर लिया, 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, क्योंकि लैंग्वेज 100% सेम है, इसीलिए हम कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। हाँ, एक्ट अलग अलग बने हुए हैं, बट गवर्नमेंट की लैंग्वेज जो है, चार्जिंग सेक्शन जो है वो बिल्कुल सेम है। फर्क बस ये है कि जहां सीजीएसटी में इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे तो आईजीएसटी में इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। फर्क बस इतना सा होगा। अब सुनो ध्यान से, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमें सेक्शन नंबर 9 स्टार्ट करना है, अब सेक्शन 9 के टोटल मिला के गवर्नमेंट कहती है आपके 5 सब सेक्शन है जी। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं जी। अब एक बार यहां पे देखोगे, सेक्शन 9 के टोटल मिला के गवर्नमेंट कह रही हमारे 5 सब सेक्शन है। एक तो 9(1) है, एक हमारा 9 यहां पे 2 है, एक हमारा 9(3) है, एक 9(4) है और एक 9(5) है। अब हमें जो एग्जाम के लिए कवर करना है, हमें 9(1) कवर करना है, 9(2) कवर करना है, 9(3) कवर करना है, 9(4) हमें कवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 9(5) कवर करना है। तो ये 4 सबसेक्शन जो है वो हमें कवर करने हैं। अब एक बार बेसिक बातें समझते हैं। अगर मैं 9(1) की बात करूंगा, 9(1) है जनरल प्रोविजन। जनरल मतलब नॉर्मल लेवी एंड कलेक्शन, कि कब लगेगा, कैसे लगेगा, कलेक्शन कैसे होगा, ये सारी बेसिक बातें 9(1) के अंदर है। फिर 9(2) जो है वो बताएगा जो हमारे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन पे जीएसटी कब लगेगा। अब याद करो, ये बात तुमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो हमारे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उन पे जीएसटी कब लगेगा। जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी उस दिन से पेट्रोल पे जीएसटी लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा। तो वही बात यहां पे लिखी है 9(2) के अंदर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी कब से लगेगा, वो यहां पे 9(2) है। फिर 9(3) रिवर्स चार्ज है। टोटल मिला के 25 नोटिफाइड सर्विस है और 9 गुड्स हैं जहां पे आरसीएम की बात है। तो सिंपल से बात है, 25 तो हमें सर्विस देखनी है, 9 गुड्स हमें देखने हैं। इनको छोड़ के जो भी होगा ना, ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगा, सप्लायर जीएसटी पे करेगा, उसके इसमें रिसीवर जीएसटी पे नहीं करेगा। फिर 9(4) हमारे किसी काम का नहीं है। 9(5) है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। 5 सर्विस ऐसी हैं जहां पे ईसीओ जीएसटी पे करेगा। उन 5 सर्विस को छोड़कर अगर कोई सर्विस आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू दी है या अगर कोई गुड्स आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू दी है, उस केस में ईसीओ जीएसटी पे नहीं करेगा, नॉर्मल सप्लायर पे करेगा। बस ये पर ध्यान दो।
क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये पूरा बेसिक बातें हैं 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5। अब सबसे पहले जो हम यहाँ पे रिवाइज करे जा रहे हैं दैट इज सेक्शन नंबर 9(1), लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे एक बात आंसर दे देना। जब मैं आपसे बोलता हूं कि सप्लायर जीएसटी पे करने के लायबल है, दोबारा बोला, अगर किसी केस में सप्लायर लायबल है तो फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज या रिवर्स चार्ज? ऑब्वियस बात है नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज। जब मैंने बोला सप्लायर जीएसटी पे करने के लायबल है तो इसका मतलब आपने बोला नॉर्मल चार्ज है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं किस केस में सप्लायर जीएसटी पे करने के लायबल है, अगर मैं तुमसे पूछूं किस केस में सप्लायर जीएसटी पे करने के लायबल है, तो इतनी सी बात ध्यान देना कि अगर मैं 9(3) में कवर नहीं हो रहा, 9(4) में कवर नहीं हो रहा, 9(5) में कवर नहीं हो रहा ना, उस केस में सप्लायर ही जीएसटी पे करने के लायबल है। सिंपल सी बात ध्यान दो, अगर मैं आपसे बोलूं कि कहां पे सप्लायर जीएसटी पे करने के लायबल है तो बस एक लाइन बोल देना, मेरे को एक लाइन बोल देना। क्या लाइन बोल देना? कि भैया अगर मैं 9(3) में कवर नहीं हो रहा, 9(4) में कवर नहीं हो रहा, 9(5) में कवर नहीं हो रहा, तो ऑलवेज सप्लायर जीएसटी पे करने के लायबल है। क्योंकि अगर मैं 9(3), 9(4) या 9(5) में कवर हो गया तो वहां पर आरसीएम या स्पेशल बातें होंगी। अगर मैं इनमें कवर नहीं हो रहा तो हर केस में फॉरवर्ड चार्ज है। तो आप मेरे से ना ये आर्ग्यूमेंट मत करना कि फॉरवर्ड चार्ज कहां है, आप ये आर्ग्यूमेंट करना रिवर्स चार्ज कहां है या स्पेशल प्रोविजन कहां है। हेलो भाई साहब, ओए ओए, हेलो, इधर इधर इधर, ओए 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 इधर, कि अगर आप मेरे से आर्ग्यूमेंट करोगे ना फॉरवर्ड चार्ज कहां है, उसका मैं आंसर दे नहीं पाऊंगा। आप ये आर्ग्यूमेंट करो सर रिवर्स चार्ज कहां है, आप ये आर्ग्यूमेंट करो सर स्पेशल प्रोविजन कहां है, क्योंकि अगर वो तुम्हें पता लग गया तो उसको छोड़ के बाकी जो भी केस हैं वो सारे नॉर्मल चार्ज भी तो हैं। और अगर मैं 9(3) में आ गया रिवर्स चार्ज, 9(4) के अंदर भी रिवर्स चार्ज है, 9(5) में स्पेशल प्रोविजन है, अगर मैं इन तीनों में नहीं आ रहा तो हर केस में फॉरवर्ड चार्ज है। बस ये पर ध्यान दो, तो वही बात मैंने यहां लिखी है। इफ एनी ट्रांजैक्शन नॉट कवर 9(3), 9(4), 9(5 देन सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी और कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज। बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे दो बात आ रही है, एक तो लेवी और एक कलेक्शन। अब लेवी देखो पहले यहां पे जी, अब गवर्नमेंट कह रही है एक टैक्स लग जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सीजीएसटी। किस पे लगेगा? सप्लाई होने पर। किसके सप्लाई? या तो गुड्स की या सर्विस की या दोनों की। कौन सी सप्लाई पे नहीं लगेगा? तो गवर्नमेंट ने बोला एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी, इस पे भी आपका जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब ये गुड्स यहां से बाहर निकाल रखे हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, मनी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो गवर्नमेंट ने बोला इन पे कोई जीएसटी की बातें नहीं, इनको यहां से बाहर निकालो। फिर उसके बाद जी किस रेट से लगेगा? जो वैल्यू सेक्शन 15 में निकालेंगे। रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? मैक्सिमम 40% तक रेट हमारा बढ़ेगा, 20% सीजीएसटी, 20% एसजीएसटी। अच्छा, आप मेरे को बताओगे अभी हमारा रेट क्या चल रहा है? अभी जो गवर्नमेंट नोटिफाइड किया हुआ है वो नोटिफाइड किया 28%, मतलब अभी नोटिफाइड जो है वो 28% है, 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी। ये 20% तक बढ़ सकता है, मतलब 20 और 20 40, मतलब 28 वाला रेट 40% तक जा सकता है। गवर्नमेंट के पास पावर है, 9(1) से पावर मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। तो भी हमारा 28 है बट ये 40% हो सकता है। तो एक्ट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट रेट जो है वो 40% है, बट अभी जो नोटिफाइड है वो 28% है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये बात आपकी यहां पे 9(1) में लिखी। अब कलेक्शन कैसे होगा जी? तो कलेक्शन गवर्नमेंट ने बोला कलेक्शन कौन करेगा, मतलब टैक्सेबल पर्सन देगा, और कैसे देगा? एज में भी प्रिस्क्राइब। उसके लिए अलग अलग रूल्स बने हैं। एक रूल है, या तो पेमेंट वाले चैप्टर में आता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक आपका क्रेडिट लाइबिलिटी रजिस्टर हो गया, वो रूल नंबर 85, 86, 87 है। तो रूल नंबर 85, 86, 87 जिसमें तीनों लेजर्स हैं वो बताते हैं कि तुम्हें पेमेंट कैसे करनी है। तो गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रही है, उसके लिए रूल्स आपके बने हुए हैं। रूल नंबर 85 है, रूल नंबर 86 है, रूल नंबर 87 है जो बताएगा पेमेंट करनी कैसे है। क्या बात समझ में रही है? सर पेट्रोल पे वैट का रेट क्या, मुझे नहीं पता जी, वो एक बार आपको वैट लो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेबल पर्सन किसे कहते हैं। अब टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है? ए पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, जो या तो रजिस्टर्ड है या लायबल है। मतलब अगर मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है या मैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल हूं, तो गवर्नमेंट ने बोला तुम टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे, और जैसे तुम टैक्सेबल पर्सन बनोगे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो, ये गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है। ठीक है जी, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ जी, टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन, टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है टैक्सेबल पर्सन मींस
गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन लाइबल टू बी रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर करेंगे। अच्छा एक बात में तो सोच के बताओ, अब जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, अब जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ये बात करने जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल पर्सन। और जैसे ही टैक्सेबल पर्सन बनेगा वो जीएसटी पे करेगा। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, क्या कोई पर्सन अपनी मर्जी से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? बताना, क्या कोई पर्सन अपनी मर्जी से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? यस या नो? करवा सकता है। अच्छा, अगर वो अपनी मर्जी से करवा लेगा, सोच के बोलना, अगर वो अपनी मर्जी से करवा लेगा तो क्या वो जीएसटी देने के लायबल हो जाएगा? यस हो जाएगा। तो अगर वो जीएसटी देने के लायबल हो जाएगा तो क्या वो टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा? बन जाएगा। तो ध्यान रखना, जीएसटी ना देने की कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट जीएसटी में नहीं है। रजिस्ट्रेशन ना करवाने की हो सकती है बट जीएसटी ना देने की नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ध्यान देना, जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है तो वो टैक्सेबल पर्सन है, और अगर वो टैक्सेबल पर्सन है उसको जीएसटी देना पड़ेगा। गवर्नमेंट बस इतनी सी बात कहना चाह रही है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती है। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ। अब देखो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कौन लगेगा? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कब लगेगा? जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। तो जीएसटी एप्लीकेबल ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम द डेट व्हेन जीएसटी काउंसिल शैल बी रिकमेंडेड। जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस दिन से पेट्रोल पे जीएसटी जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। वॉलंटरी करवा सकता है सर, एंड जिस दिन सर्टिफिकेट आएगा उस दिन उस दिन से होगा सही। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, तो जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस दिन से यहाँ पे जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ये आपका 9(2) निकल के आ रहा है। अब देखो 9(1) और 9(2) ना बिल्कुल बेसिक है, और आप ये मान लो उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। 9(1) का बनेगा, 9(2) का बनेगा, ये बात तो कंफर्म है। 9(1) 9(2) बिल्कुल बेसिक है, वो एक बेसिक बातें हो रही हैं। मेन जो है वो स्टार्ट हो रहा है 9(3), जहां से हमारा रिवर्स चार्ज स्टार्ट हो रहा है। जहां से हमारा क्या हो रहा है? रिवर्स चार्ज स्टार्ट हो रहा है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, रिवर्स चार्ज में जीएसटी कौन पे करता है? बताओ जी, जल्दी बोलो, रिवर्स चार्ज में जीएसटी कौन पे करता है? सारे बच्चे बोल दो, रिवर्स चार्ज में जीएसटी कौन पे करता है? रिसीवर पे करता है। कौन पे करेगा? रिसीवर पे करेगा। अब रिसीवर की डेफिनेशन क्या है वो आपको यहां पे दी है कि रिसीवर किसे कहते हैं। देखो नहीं, यहां पे वो कह रहा है रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑब्लिगोर सर्विसेज मींस, कह रहा है वेयर कंसीडरेशन इज पेबल पर्सन हु इज लायबल टू दैट कंसीडरेशन। मतलब गवर्नमेंट टेबल कहना चाह रही है कि वेयर कंसीडरेशन इज पेबल पर्सन हु इज लायबल टू दैट कंसीडरेशन। मतलब क्या है? अगर मान लो मैं कंसीडरेशन पे करूंगा सामने वाले पर्सन को, तो मैं क्या बन जाऊंगा? मैं रिसीवर वाली कैटेगरी में जाऊंगा। तो जो पर्सन कंसीडरेशन पे करने के पेबल है तो वो पर्सन जो है वो रिसीवर है। पहले पॉइंट में तो गवर्नमेंट वो कह रही है। फिर वो कह रही है वेयर नो कंसीडरेशन इज पेबल, अगर कहीं कंसीडरेशन ही नहीं है फिर जिसको गुड्स आपने डिलीवर किया वो रिसीवर है, या जिसके पास पोजेशन है या जिसके पास गुड्स आपने यूज करने के लिए दिए है वो रिसीवर है, या पर्सन टू होम द सर्विस इज रेंडेड, या जिस पर्सन को आपने सर्विस रेंडेड की है वो पर्सन जो है वो रिसीवर है। आपको मैं याद करवाऊं, याद करो सप्लाई के चैप्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट वाले काम को भी सप्लाई मानते हैं। याद करो, एक तो सप्लाई का चैप्टर था ना, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले काम को भी सप्लाई मानते हैं। अब अगर कंसीडरेशन ही नहीं है, सामने वाला बंदा मुझे पैसे ही नहीं दे रहा, तो अगर सामने वाला बंदा मुझे पैसे नहीं दे रहा तो मैं रिसीवर कैसे बनाऊंगा? तो गवर्नमेंट ने वही बोला, अगर कंसीडरेशन है तो कंसीडरेशन पे कर रहा है वो है, अगर कंसीडरेशन नहीं है तो जहां पे गुड्स डिलीवर हो रहा है, जिसके पास पोजेशन में गुड्स है या जिसको अपने सर्विस रेंडर्ड की है वो पर्सन जो है वो रिसीवर वाली कैटेगरी में आएगा। वो ये बात कहना चाह रहे हैं। तो ये बातें जो है रिसीवर वाली कैटेगरी में आ रही हैं। अब हम देखने जा रहे हैं 1 बाय 1 रिवर्स चार्ज में कौन कौन सी एंट्री आती हैं। अब सबसे पहली सर्विस जो रिवर्स चार्ज में आती है, अच्छा एक काम करना, सारे बच्चे काम करना, 25 जितनी भी सर्विस हमारे सिलेबस में कवर है सारी की सारी सर्विस हम क्लास में करेंगे और कोशिश करेंगे क्लास में ही पैक कर देंगे। मतलब ये कोशिश करेंगे हमें दोबारा
पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो इसको, मतलब दोबारा से पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो। एक बार हमने इस क्लास में समझ लिया तो वो फाइनल समझ लिया बस। एग्जाम से पहले पढ़ने का मौका मिलेगा, बातें अलग है, नहीं तो फाइनल कंक्लूजन जो है ना वो इसके अंदर देना है जी हमें। क्लियर है? पक्का पक्का? चलो अब सारे के सारे बच्चे यहां पे आओ जी। हेलो भाई साहब, ओए चिंटू, ओए हेलो इधर। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे आओ। अब फर्स्ट सर्विस देखो, फर्स्ट सर्विस क्या निकल के आ रही है? फर्स्ट सर्विस आ रही है इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस। सारे बच्चे बोलो पहली सर्विस कौन सी है? इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस। अब इंश्योरेंस एजेंट का मतलब क्या है? आपके घरों में बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट वाले आते होंगे, या आपके पापा के पास ना कॉल आता होगा, उनसे पूछना LIC का इंश्योरेंस ले लो, HDFC का इंश्योरेंस ले लो, ICICI का इंश्योरेंस ले लो, कोटक महिंद्रा का इंश्योरेंस ले लो। कई सारी कंपनी है जो बेचती हैं कि हमारी कंपनी का इंश्योरेंस ले लो। अब वो कह रही है हमारी कंपनी का इंश्योरेंस ले लो। अच्छा, मैं अपनी कंपनी का इंश्योरेंस आपको दे रहा हूं, तो इसमें मैं आपको सर्विस दे रहा हूं या मैं अपनी कंपनी को सर्विस दे रहा हूं? पहले तो मुझे बताओ, मैं सर्विस दे किसको रहा हूं? मैं कह रहा हूं आप मेरी कंपनी का इंश्योरेंस ले लो, बहुत बढ़िया कमीशन है, तो मैं सर्विस किसको दे रहा हूं? आपको दे रहा हूं, कंपनी को? कंपनी को दे रहा हूं। क्यों कंपनी को दे रहा हूं? क्योंकि अगर इंश्योरेंस बिकेगा तो कंपनी की सेल बढ़ेगी, उसमें मेरा कमीशन है कि पर इंश्योरेंस बिकने पर मुझे 100 रुपए का कमीशन मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो जी, अब अगर इंश्योरेंस एजेंट अगर कंपनी को सर्विस दे रहा है इस तरह से, तो उस पर GST एजेंट पे नहीं करेगा, उस पर GST जो है वो कंपनी पे करेगी। बस ये पर ध्यान दीजिए। तो उस पर GST जो है, उस पर GST कंपनी पे करेगी, उस पर GST जो है वो एजेंट पे नहीं करेगा जी। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, तो पहली सर्विस कौन सी होगी? इंश्योरेंस एजेंट। तो इंश्योरेंस एजेंट वाले केस में इंश्योरेंस एजेंट जो है, इंश्योरेंस एजेंट वाले केस में इंश्योरेंस कंपनी एजेंट के बिहाफ पे GST पे करेगी, इंश्योरेंस एजेंट GST पे नहीं करेगा। क्लियर है? अब अगले पॉइंट पर आओ, सेकंड सर्विस पर आओ। अब सेकंड सर्विस यहां पे आ रहा हो, स्पॉन्सरशिप। सेकंड सर्विस आ रही है यहां पे स्पॉन्सरशिप की सर्विस। अरे स्पॉन्सरशिप की सर्विस क्या होती है? जैसे आजकल IPL है। अब एक बात मेरे को बताना, IPL में जितने भी हमारे क्रिकेट प्लेयर हैं उनकी ड्रेस पे, अगर देखा इनकी ड्रेस पे कितनी सारी मार्केटिंग होती है। अगर आपने जो IPL में ड्रेस होती है उनकी ड्रेस पे कितनी सारी मार्केटिंग होती है। अच्छा, उनकी ड्रेस पे अगर मार्केटिंग करवानी है तो क्या उस कंपनी को मार्केटिंग करवाने के पैसे देने पड़ेंगे या फ्री में मार्केटिंग होती है? बताओ जल्दी बोलो कि मार्केटिंग करवाने के पैसे देने पड़ेंगे, फ्री के अंदर होती है? पैसे देने पड़ते हैं जी। आज अगर मान लो पेटीएम अपनी मार्केटिंग करवाने जा रहा है, आज अगर कोई जियो है, पेटीएम है, मान लो गूगल पे है, और मान लो फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट है, आज अगर फॉर एग्जांपल मान लो बिग बास्केट है या जेप्टो है, अगर ये मार्केटिंग करवाना चाहते हैं इनको पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, पैसे देने पड़ेंगे, किसको देने पड़ेंगे? BCCI को देने पड़ेंगे। अब BCCI को पेटीएम वालों ने बोला कि आप मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लो और मेरी मार्केटिंग करवा दो, IPL में जितनी भी टीम है उनकी ड्रेस पे यहां पर लिखा होना चाहिए। भाई उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए और बोला मार्केटिंग करवा दो। अब बताओ यहां पे कौन किसको सर्विस दे रहा है? क्या पेटीएम वाले सर्विस दे रहे हैं मान लो BCCI को, या BCCI वाले सर्विस दे रहे हैं पेटीएम को? बताओ जी। पेटीएम ने 1 करोड़ रुपए दिए BCCI को कि आप इंडियन क्रिकेट प्लेयर की ड्रेस पे मेरा नाम छपवा दो। BCCI ने बोला 1 करोड़ रुपए लगेंगे, मैंने 1 करोड़ रुपए दे दिए। कौन किसको सर्विस दे रहे हैं जी? बताओ जल्दी बोलो, कौन किसको सर्विस दे रहे हैं यहां पर? BCCI टू पेटीएम। पेटीएम सर्विस प्रोवाइडर है। गलत भी नहीं, गलत 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 गलत। हाँ, अनन्या सही है, अनन्या सही है, देवांश भी सही है, विशाखा भी सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ BCCI बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। बस यहां पे ना यही गलती बच्चा करता है, यहां पे यही बच्चा गलती करता है। वो कहता है पेटीएम को सप्लायर मान लेता है। नहीं नहीं नहीं, पेटीएम सप्लायर नहीं है सर, पेटीएम सप्लायर नहीं है। यहां पे जो सर्विस दी जा रही है स्पॉन्सरशिप की, BCCI स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहा है पेटीएम वालों को और पेटीएम वालों से पैसे चार्ज कर रहा है। तो अगर BCCI पेटीएम को सर्विस दे रहा है और उनसे पैसे चार्ज कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला वो सर्विस जो आपकी यहां पे निकल के आ रही है वो सर्विस जो है आपकी BCCI टू पेटीएम। तो BCCI प्रोवाइडर है और पेटीएम जो है वो रिसीवर है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, तुम ऐसे याद कर रखो, पेमेंट कौन दे रहा है? बताओ जल्दी बोलो, पेमेंट कौन दे रहा है? मतलब पेमेंट BCCI दे रहा है या पेटीएम दे रहा है? बोलो पेमेंट कौन दे रहा है?
पेमेंट कौन दे रहा है? पेटीएम। अब पेमेंट कौन देता है, सप्लायर या रिसीवर? पेमेंट कौन देता है, सप्लायर या रिसीवर? ऑब्वियस सी बात है रिसीवर देता है। तो अगर पेमेंट रिसीवर देता है तो फिर पेटीएम क्या हुआ, रिसीवर हुआ, सिंपल सी बात है। अगर दिमाग में इतनी कंफ्यूजन आ रही है तब सिंपल सी बात समझ लो ना, पेमेंट देने वाला पेटीएम है तो पेमेंट हमेशा रिसीवर देता है। अगर रिसीवर देता है उस केस में फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि यहां पे पेटीएम जो है वो रिसीवर है और आपका बीसीआई जो है वो सप्लायर है। इस केस में जीएसटी जो है वो रिसीवर पेटीएम पे करेगा, बीसीआई पे नहीं करेगा। बट अब यहां पे देखो जी, अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है स्पॉन्सरशिप की सर्विस सप्लायर, अगर आपकी स्पॉन्सरशिप इसमें कवर है, अगर आपकी स्पॉन्सरशिप इसमें कवर है तो उस केस में गवर्नमेंट कह रही कोई भी जीएसटी नहीं है, वो एग्जम्प्ट है। अगर आपकी स्पॉन्सरशिप अदर सर्विस है तो एग्जम्पशन नहीं है, इस केस में रिवर्स चार्ज है, इस केस में फॉरवर्ड चार्ज है। अब पहली बात यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब यहां पे एग्जम्पशन की इंटरलिंकिंग आ रही है। एक बार सारे के सारे बच्चे बिल्कुल सीधे के बैठो जी, सारे बच्चे बिल्कुल सीधे के बैठो, बिल्कुल सीधे हो, बिल्कुल। अब गवर्नमेंट कह रही सुनो, अगर तुमने स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी है, कब दी है? अगर स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं इनमें से किसी के भी द्वारा, मतलब अगर आपके स्पोर्ट्स इवेंट जो हैं ऑर्गेनाइज करवाई जा रहे हैं इनमें से किसी के भी द्वारा, तो फिर गवर्नमेंट ये बात कह रही है तो फुली एग्जम्प्ट है, 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं है। अब क्या गवर्नमेंट ने लिखा है देखो जी, सर्विस बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ सपोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज बाय कौन कौन? नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड इट्स एफिलिएटेड फेडरेशन। क्या कहना चाह रहे हैं, जो आपकी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है या उसकी आपकी एफिलिएटेड फेडरेशन है, तो अगर ये स्पोर्ट्स इवेंट कोई ऑर्गेनाइज करवा रही है तो गवर्नमेंट कह रही उस पर कोई जीएसटी नहीं है। फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट, आपका गया स्पोर्ट्स बोर्ड। फिर सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चर एंड स्पोर्ट बोर्ड। फिर एज ए पार्ट ऑफ नेशनल गेम बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पंचायत युवा क्रीड़ा एंड खेल अभिमन्यु। मतलब ये नाम आपको याद करने हैं, ये सारे नाम याद करने जरूरी हैं। अगर आप स्पॉन्सरशिप की सर्विस इन इवेंट में ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, मतलब अगर मान लो सपोर्टिंग इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाए हैं और यहां पे अगर एडवर्टीजमेंट मतलब स्पॉन्सरशिप की सर्विस हो रही है तो गवर्नमेंट ने कहा एग्जम्प्ट है, 1 रुपया टैक्सेबल नहीं है। तो सिंपल सी बात, अगर यहां पे हो रहा है तो फिर हमें 1 रुपया टैक्सेबल नहीं करना, फिर हमें एग्जम्प्ट करना है। बट अगर मान लो मेरी स्पॉन्सरशिप की सर्विस इसमें नहीं है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर मेरी स्पॉन्सरशिप की सर्विस इनके द्वारा नहीं है तो फिर गवर्नमेंट के लिए किसको दे रहे हो? अगर ये सर्विस दी है बॉडी कॉर्पोरेट को, पार्टनरशिप हमको, एलएलपी को, तो आरसीएम है। और अगर ये सर्विस दी है किसी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट फर्म और एलएलपी को, तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। बस ये पर ध्यान दो, ये पूरी स्पॉन्सरशिप की सर्विस है। एक बार कोई भी डाउट आपके मन में मुझसे पूछ लो जी, कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा हो। हाँ जी, कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा हो बता दो फटाफट से जी। कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा हो फटाफट से बता दो जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो 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 मेरे बच्चों, बोलते क्यों नहीं? बोलो मेरे बच्चों, बोलते क्यों नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? कोई ट्रिक बता दो इनका नाम याद करने के लिए। यक्षु ये तो आप बना के दे दो मेरे को यार, मेरे पास कोई ट्रिक इसकी नहीं है, ये आपको बनानी पड़ेगी। नाम याद करने जरूरी है, बस मैंने इतना बता दिया क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा और तुम्हें याद नहीं होंगे वो नंबर काट लेंगे जी, ठीक है? तो ट्रिक आपको एक बार खुद इन्वेंट करनी है, कैसे तुम याद कर सकते हो, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी ट्रिक हो सकती है याद करने के लिए। तो हर बच्चा अपनी अपनी ट्रिक देखेगा। बस इतने ध्यान देना कि अगर इसके थ्रू इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज फिर यहां पे इन लोगों को दे रहे हैं तो आरसीएम है, उन लोगों को दे रहे हैं तो फॉरवर्ड चार्ज है। बस ये पर ध्यान दो। जैसे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड बाय, तो स्पॉन्सर्ड बाय का मतलब वो रिसीवर है, वो रिसीवर है, उन्होंने पेमेंट की है, उन्होंने पेमेंट की है, तो वो कौन बन गए? रिसीवर बन गए, ठीक है? सर स्पेसिफिक वाली एग्जम्प्ट है कि कोई
भी LLP, हाँ हाँ कोई एग्जाम्प्ट है, अगर इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं इनमें से किसी के भी दोबारा तो वो एग्जाम्प्ट है, चाहे वो कोई भी हो। चलो अब इसको लॉक कर देते हैं। कोई कई बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के एक बार पहले घर से पढ़ के आए, फिर आपको ये समझ में पक्का पक्का आ जाएगा जी। अब दूसरी सर्विस जो है, दूसरी सर्विस यहां पे आ रही है डायरेक्टर की सर्विस। अब एक बात मेरे को बताओ, क्या डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है? हाँ या ना बताना, हाँ या ना बस। क्या एक डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, नहीं हो सकता? हाँ या ना बस, हाँ या ना, यस या नो, हो सकता है। अच्छा, अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है और एज ए एम्प्लॉय वो काम कर रहा है अपनी कंपनी के लिए, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला शेड्यूल 3 है। अगर शेड्यूल 3 है उस केस में कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लो डायरेक्टर है, कंपनी का एम्प्लॉय है और वो काम जो कर रहा है इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में कर रहा है, फिर वो शेड्यूल 3 में कवर है, उसमें कोई भी जीएसटी की बातें नहीं है। बट अगर डायरेक्टर कंपनी का मान लो एम्प्लॉय है, तो फिर तो मैंने बोल दिया शेड्यूल 3 लग गया। देखो अगर वो जो है कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है, फिर शेड्यूल। अच्छा, अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो फिर तो आरसीएम लगेगा। मतलब अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो फिर तो वो नॉर्मल पर्सन है, फिर तो वो सर्विस देगा, उस पर जीएसटी लगेगा और आरसीएम लग जाएगा। अब गवर्नमेंट करिए, अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है ना, अब यहां पे ध्यान देना, अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो नोट ए सप्लाई, हेंस नो जीएसटी। अब गवर्नमेंट करिए, अगर वो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है और वो सर्विस दे रहे हैं नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में सर्विस नहीं दे रहा, वो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सर्विस दे रहा है, वो अदर सर्विस दे रहा है वो एम्प्लॉय बट अदर सर्विस दे रहा है। अब गवर्नमेंट ने कहा दो केस है, या तो वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस देगा या वो पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस देगा। अगर वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है तो आरसीएम लगेगा, और अगर नहीं तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। ये एंट्री ना, ये वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। डायरेक्टर वाली हो गया, स्पॉन्सरशिप वाली हो गया, एडवोकेट वाली एंट्री हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉपीराइट वाली एंट्री हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ गिनी चुनी एंट्री है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा डायरेक्टर है लेकिन एम्प्लॉय नहीं है? इन आपने कंपनियों के अंदर पढ़ा होगा, ये सारी बातें अपने कंपनियों के अंदर पढ़ी होंगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको पता होगा कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। तो कंपनी लॉ के अंदर आपने अगर पढ़ा हो तो ऐसा नहीं है कि सारे डायरेक्टर एम्प्लॉय होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। हाँ, अगर आरसीएम वाला केस है तो जीएसटी। कैपेसिटी वाला पता कैसे चलेगा? यार एक बात बताओ, अगर मान लो मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूं और उस मीटिंग अटेंड करने की मुझे फीस मिल रही है, तो वो फीस एज ए एम्प्लॉय नहीं है, एज ए डायरेक्टर है, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला यहां पर आरसीएम है। पर्सनल कैपेसिटी का मतलब क्या है? अगर मैं अपने घर की बिल्डिंग किराए पर दे रहा हूं, दैट इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने घर की बिल्डिंग का किराया चार्ज किया, तो गवर्नमेंट ने बोला पर्सनल कैपेसिटी है तो भी जीएसटी लगेगा, बट फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, रिवर्स चार्ज में नहीं लगेगा। डन? क्या लोग करें इसको जी? तो ये वाली एंट्री इंपोर्टेंट लेके चलना डायरेक्टर। अभी हमने कितनी एंट्री की है? अभी हमने टोटल मिला के 3 एंट्री कर ली है। 3 एंट्री बताओ कौन कौन सी थी? एक बार सारे बच्चे याद कराओ। हाँ जी, एक बार सारे बच्चे बताओ, फटाफट से बताओ, एक बार सारे बच्चे बोलो फटाफट से कौन कौन सी। पहली कौन सी है? पहली कौन सी थी? फर्स्ट कौन सी आ रही है? फर्स्ट पहला निकल के आ रहा है इंश्योरेंस एजेंट। तो इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस पे आरसीएम लगेगा, कंपनी जीएसटी पे करेगी। दूसरा कौन सा हो गया? सेकंड हो गया स्पॉन्सरशिप। अगर स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करवाई जा रही है इनमें से किसी एक एसोसिएशन के थ्रू, मतलब अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस इन इवेंट पे है तो फिर तो गवर्नमेंट ने बोला एग्जम्प्ट है। अगर कोई अदर इवेंट है, बॉडी कॉर्पोरेट को दोगे, पार्टनरशिप को दोगे, एलएलपी को दोगे, उस केस में आरसीएम लगेगा, और अगर बाकी किसी और को भी दोगे तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। तीसरी होगी डायरेक्टर। दो केस होंगे, या तो वह एम्प्लॉय है या वो एम्प्लॉय नहीं है। अगर वह एम्प्लॉय नहीं है तो जीएसटी है और रिवर्स चार्ज वाला। अगर वह एम्प्लॉय है, दो केस है।
एम्प्लॉय वाले केस में दो केस कौन कौन से निकल के आते हैं, या तो वो सर्विस देगा डायरेक्टर की कैपेसिटी में या वो पर्सनल में देगा। अगर वो सर्विस देगा डायरेक्टर की कैपेसिटी में तो फिर तो रिवर्स चार्ज है, और अगर पर्सनल कैपेसिटी में देगा फिर वो लगेगा फॉरवर्ड चार्ज। बस ये बात कहना चाह रही है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? अब यहां पे आ जाओ, अगली एंट्री जो हमारी आ रही है दैट इज कॉपीराइट। अब ये कॉपीराइट की ना दो एंट्री हैं, और ये दोनों एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी दोनों सर्विस है कॉपीराइट की सर्विस। अब सुनो ध्यान से, ये कॉपीराइट की सर्विस है क्या। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, आज जैसे एक बच्चे ने भी बोला था कि सर आप गाना चलाते हो तो आपकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आता, तो आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, आज मेरी हर वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम है। बट कॉपीराइट क्लेम अलग होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक अलग होती है। तो मेरी वीडियो पर जो है ना, हर वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम है। मेरी हर वीडियो पर क्या है, कॉपीराइट क्लेम है, ठीक है ना, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है। उसका मतलब क्या है, इस वीडियो पर अब जो भी एड चलेगी ना, वो उस कंपनी के पास पैसा जाएगा जिस कंपनी का मैंने गाना चलाया। फॉर एग्जांपल टी सीरीज का हो गया, जी स्टूडियो का हो गया, अलग अलग कंपनीज हैं। अगर मैंने उनके चैनल से गाना चलाया, कॉपीराइट क्लेम डाल दिया, सारा पैसा उस कंपनी के पास जाएगा जिसका भी वो गाना मैंने चलाया था। बस ये बात ध्यान दो जी, यहां तक बात क्लियर है। अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, अब उन्होंने कॉपीराइट क्लेम डाला क्योंकि उसका उन पे कॉपीराइट था, और मैंने वो गाना चला दिया तो कॉपीराइट क्लेम आ गया। तो ऐसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है, रिवेन्यू, हाँ मेरे को 1 रुपए का रिवेन्यू नहीं मिलता जी, मेरे को 1 रुपए का रिवेन्यू नहीं मिलता उस पे। सारा का सारा रिवेन्यू जो है वो उस कंपनी के पास जाता है जिस कंपनी का भी वो गाना चलता है। अब एक बात मेरे को बताओ, अब अगर मान लो मैंने बुक पब्लिश की है, मेरा बुक पे कॉपीराइट है, आज ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ब्रांड नेम है, इन सब की रॉयल्टी पे क्या मिलता है आपको, आप कॉपीराइट की सर्विस यूज करने के देते हो जी। सर उनको कैसे पता लगता है? पता लग जाता है जी, पता लग जाता है। हाँ तो रिवेन्यू तो गया ना, कोई दिक्कत थोड़ा रिवेन्यू की यार। ठीक है, चलो सुनो ध्यान, सुनो 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 सुनो, वापिस आओ यार, तुम इसको छोड़ो, तुम मेरे रिवेन्यू की टेंशन मत लो, तुम पढ़ने पे ध्यान लगाओ। तुम्हें अपने रिवेन्यू की टेंशन होनी चाहिए क्योंकि पेपर अभी तुम्हारे आने वाले हैं। आप रिवेन्यू क्यों नहीं कमाते, क्या रीजन है, ये छोड़ दो भी, ठीक है ना, इस पे दिमाग मत घुमाओ, दिमाग घुमाओ चैप्टर के ऊपर जी। हाँ प्रियांशु कितना रिवेन्यू आता है, कितना आपका लॉस हो रहा है, का बस अब देखो इस पे तुम 10 मिनट लगा दोगे पूरे। ऐसी बात तुम्हें मसाला मिल गया ना, मजे आते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा नालायक। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब गवर्नमेंट करे सुनो जी। अब अगर कोई पर्सन कॉपीराइट यूज करने के लिए दे रहा है टेम्परेरी बेस पे, अगर कोई पर्सन कॉपीराइट यूज करने के लिए दे रहा है टेम्परेरी बेस पे, तो जीएसटी लगेगा और रिवर्स चार्ज में लगेगा जी। देखो यहां पे क्या लिखा है, अगर कोई म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिक कंपनी को कॉपीराइट दे रहा है, फोटोग्राफर कॉपीराइट दे रहा है प्रोड्यूसर या म्यूजिक कंपोजर को, आर्टिस्ट और दी लाइक, और यहां पर प्रोड्यूसर म्यूजिक कंपोजर और दी लाइक, अगर ये सर्विस इनको दी जा रही है तो गवर्नमेंट ने बोला आरसीएम लगेगा जी। अब यहां पे ना एक पॉइंट और है, पहले एक सर्विस और थी ऑथर टू पब्लिशर। गवर्नमेंट कह रही है पहले एक सर्विस थी ऑथर टू पब्लिशर, अब ऑथर टू पब्लिशर की सर्विस पर भी ना पहले आरसीएम था। अच्छा आप में से किस किस बच्चे ने कभी नाम सुना है कुमार विश्वास का? आप में से किस किस बच्चे का भी नाम सुना है कुमार विश्वास? अगर आपको बताओ कुमार विश्वास की बुक्स भी आती हैं, वो कविताएं भी गाते हैं। अब इनकी मार्केट में ना बुक्स आती हैं, आपने एक बुक का नाम सुना होगा, इनकी बहुत फेमस कविता है कुमार विश्वास की, कोई दीवाना कहता है। तो कुमार विश्वास की बहुत फेमस कविता है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। अब कुमार विश्वास कविताएं भी कहते हैं और बुक्स भी बेचते हैं। अब होता क्या था, पहले ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में रिवर्स चार्ज था, मतलब सामने वाला पब्लिशर जीएसटी पे करेगा, जिसकी बुक्स हैं वो जीएसटी पे नहीं करेगा। अब कुमार विश्वास ने बोला सर मैं ना कविताएं भी गाता हूं, तो मेरा ना अलग से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी है, मेरा अलग से ना जीएसटी का ना रजिस्ट्रेशन भी है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ओनली फॉर ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन क्या दे दिया कि आपके पास ऑप्शन है,
आप आरसीएम की बजाय फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी जीएसटी दे सकते हो, बट कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि आपने डिक्लेरेशन फाइल कर दी हो। आपने डिक्लेरेशन फाइल कर दी हो। कौन सी डिक्लेरेशन की? मैं अब फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करूंगा, रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे नहीं करूंगा जी। और आपने ये इंफॉर्मेशन सामने वाले सप्लायर को एंड डिपार्टमेंट को, दोनों को डिक्लेरेशन फाइल करनी जरूरी है, तभी तुम ऑप्शन चेंज कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे जी। क्या बात में समझ में आ रही है जी? तो वही बात यहां पे लिखी है, देखो जी, ऑथर वाले केस में ऑप्शन है, आप यहां पे जीएसटी पे कर सकते हो। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी। चलो अब मेरे को बताओ फटाफट से कौन कौन से केस हो गए। अब टोटल हमारी कितनी सर्विस होगी? 5 सर्विस होगी। बोलो 5 सर्विस कौन कौन सी होगी? पहला कौन सा हो गया? इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस। दूसरा कौन सा हो गया? सेकंड कौन सा हो गया? सेकंड हमारा हो गया स्पॉन्सरशिप की सर्विस हो गया। तीसरा हो गया डायरेक्टर की सर्विस हो गया। चौथा फिर हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है कॉपीराइट की सर्विस आ गया। और पांचवा भी हमारा कॉपीराइट की सर्विस आ गया। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है। और एक डायरेक्टर की सर्विस हमने पहले ही कर लिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट सर्विस पर आओ। अब यहां पे नेक्स्ट सर्विस देखो, नेक्स्ट सर्विस क्या है? नेक्स्ट सर्विस क्या है? अब नेक्स्ट सर्विस है रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल। अच्छा, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल, इसका मतलब क्या है? आज अगर आपको पता हो, और बहुत सारी एजेंसी गाड़ियां किराए पर देती है, पता आप कुछ? आज जितनी भी, हेलो भाई साहब, ओए सुनो, जितनी भी, मैं बता दूं, जितनी भी बिग 4 सीए फर्म्स हैं, इनके पास जितनी भी कैब चल रही हैं, 70% कैब इनके खुद की नहीं है, इन्होंने रेंट पे ली हुई है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब वही बात कहना चाह रहे हैं, पैसेंजर मोटर व्हीकल। अब मोटर व्हीकल दो तरह के होते हैं, तो गुड्स मोटर व्हीकल, एक पैसेंजर मोटर व्हीकल। तो गुड्स मोटर व्हीकल पे गवर्नमेंट आरसीएम की बात नहीं करी, पैसेंजर मोटर व्हीकल पे। अब ये बहुत सारी गाड़ियां किराए पे देते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो, अगर जिनका धंधा गाड़ी किराए पर देने का है, सर कोई ऑथर एफसीएम में जीएसटी क्यों पे करना चाहिए? तो क्यों नहीं पे करेगा भाई? जब वो ऑलरेडी नॉर्मल स्कीम में कवर है, ऑलरेडी अपना जीएसटी पे कर रहा है, तो वो सारे कंप्लायंस पूरे कर ही रहा होगा, तो क्यों नहीं पे करेगा जी? हाँ, अब सुनो 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 सुनो, वापिस आओ। अब क्या है जी, जितने भी ये बुक, जितने भी ये सेल करते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, अगर आपका बिजनेस जो है वो रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल का, मतलब पैसेंजर मोटर व्हीकल जो होते हैं उनको रेंट पे देने का, उनको बिजनेस कौन सा है? रेंट पे देने का। तो दो ऑप्शन है, या तो ऑप्शन है आपके पास 12% रेट लगा लो विद आईटीसी, या ऑप्शन है 5% विदाउट आईटीसी। मतलब या तो 5% है विदाउट आईटीसी है, या फिर आपका 12% है और विद आईटीसी है। अब गवर्नमेंट ने बोला जो 12% वाला केस है ना, इसमें तो ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, इसमें आरसीएम का मतलब ही नहीं है, इसमें आरसीएम का मतलब ही नहीं है। और अगर मैं इसकी बात करूंगा 5% वाले केस में, तो गवर्नमेंट ने कहा यहां पे आरसीएम लग सकता है, बट हर केस में नहीं। अब देखो यहां पे क्या है, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज है, क्योंकि अगर सप्लायर ही बड़ा है तो रिसीवर कोई भी हो, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। अब अगर सप्लायर कंपनी है, एलएलपी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, उस केस में उन्होंने वो जीएसटी पे करेगा, फॉरवर्ड चार्ज। बट अगर वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, और सर्विस दी जा रही है बॉडी कॉर्पोरेट को, फिर तो आरसीएम लगेगा। बट अगर सर्विस दी जा रही है नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को, तो फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी, बस ये पर ध्यान दो। मतलब एक केस में गवर्नमेंट कह रही है आरसीएम लगेगा। किस केस में आरसीएम लगेगा? गवर्नमेंट कह रही है अगर सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट है, उस केस में आरसीएम है, और किसी भी केस में आरसीएम नहीं। बट हाँ, ऑप्शन 5% वाला हो, 12% वाले केस में आरसीएम नहीं लगेगा। अब ये दो रेट क्यों है? क्योंकि 12% वाले केस में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, और 5% वाले केस में आपको लिमिटेड आईटीसी मिलता है, बस ये पर ध्यान दो। लिमिटेड आईटीसी का मतलब होता है हर चीज पर आईटीसी नहीं मिलेगा, कुछ कंडीशंस होंगी, आपको हर आइटम पर आईटीसी नहीं मिलेगा। लिमिटेड आईटीसी का मतलब ये होता है कि सारी चीजों का आईटीसी अलाउड नहीं है, कुछ स्पेसिफिक चीजों का आईटीसी अलाउड होगा और कुछ का अलाउड नहीं होगा। हाँ, मतलब करेक्ट से निकल कह रहा है आरसीएम जो लगेगा नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट, इफ ऑप्ट फॉर 5% देन आरसीएम की बातें होंगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। अब ये सर्विस हमारी सारी के सारी हैं नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड।
ये सर्विस हमारी है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड 7, 8, 9, 10, 11। आज हम 11 एंट्री पूरी खत्म कर देंगे। आज हम 11 एंट्री पूरी खत्म कर देंगे, ठीक है। और 11 एंट्री पूरी खत्म करने के बाद 50 to 60% आरसीएम की एंट्री हमारी हो जाएंगी। अब यहां पे ना 5 एंट्री जो है ये पांचों की पांचों बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। अब कौन कौन सर्विस है? पहला सर्विस है रिकवरी एजेंट। अगर बैंकों को सर्विस दे रहा है तो बैंक वाले जीएसटी पे करेंगे, रिकवरी एजेंट नहीं पे करेगा। और बैंकों के रिकवरी एजेंट होते हैं जी। अब अगर बैंकों के रिकवरी एजेंट होते हैं जो लोन की रिकवरी करवाते हैं, अब वो लोन की रिकवरी करवा के बैंक को देते हैं और बैंक उन्हें कमीशन देता है, तो बैंक ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप रिकवरी करवा दो, आप रिकवरी करवा दो, हम तुम्हें कमीशन देंगे। तो अगर रिकवरी एजेंट बैंकों को सर्विस दे रहे हैं तो बैंक जीएसटी पे करेगा, रिकवरी एजेंट पे नहीं करेगा। ऐसे आपने एक नाम सुना होगा डीएसए। किस किस ने कभी नाम सुना डीएसए? डीएसए मतलब जो बहुत सारे बैंकों के डीएसए होते हैं जो लोन दिलवाते हैं, एफडी करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, जो मार्केटिंग नॉर्मली मार्केटिंग करते रहते हैं। मार्केटिंग नॉर्मली जो है वो मार्केटिंग करते रहते हैं। डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जो अपने अपने बैंकों की मार्केटिंग करते हैं कि हमारे बैंक से ये सामान, इनको कमीशन मिलती है। क्या मिलती है? इनको कमीशन मिलती है। तो गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रही है, अगर कोई इंडिविजुअल डीएसए सर्विस देगा बैंक को तो बैंक जीएसटी पे करेगा, डीएसए यहां पे जीएसटी पे नहीं करेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो है वो जीएसटी पे नहीं करेंगे। उसके बाद अगर कोई एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विस दे रहा है और बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस देगा तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला आरसीएम लगेगा, इस केस में फॉरवर्ड चार्ज है। पहले एक होता है बिजनेस फैसिलिटेटर, एक होता है बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। पहले इन दोनों के अंदर फर्क देखो, फर्क क्या है। देखो यहां पे क्या लिखा है, बिजनेस फैसिलिटेटर हेल्प ए कंपनी अचीव इट्स गोल बाय स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस, इंप्रूविंग कोलैबोरेशन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। और बिजनेस कोरेस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस कोरेस्पोंडेंट आर द एक्सटेंशन ऑफ द बैंक ब्रांच एंड एक्ट एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। सिंपल सी बात कह रहा हूं, दोनों का धंधा बैंक के बिजनेस को बढ़ाने का होता है। बट अब यहां पे बिजनेस फैसिलिटेटर की अलग रोल है, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट के अलग रोल है, बट दोनों का काम जो है ना वो एक्सपेंशन का है। बट यहां पे एक फर्क आएगा। फर्क क्या आएगा? अगर बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस दे रहा है तो आरसीएम है, ये जीएसटी पे करेगा, बैंक ये पे नहीं करेगा। बट बिजनेस कोरेस्पोंडेंट वाले केस में ऐसा नहीं है। बिजनेस कोरेस्पोंडेंट वाले केस में क्या है, अगर बिजनेस कोरेस्पोंडेंट बैंक को सर्विस देगा तो फॉरवर्ड चार्ज है। बट अगर बिजनेस कोरेस्पोंडेंट का एजेंट अगर बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को सर्विस देगा तब आरसीएम है। ये दोनों में ना कंफ्यूज मत होना, आप पेपर में कंफ्यूज रहोगे। फैसिलिटेटर टू बैंक वाले केस में आरसीएम है, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट टू बैंक वाले केस में आरसीएम नहीं है। बट बिजनेस कोरेस्पोंडेंट का एजेंट अगर बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को सर्विस देगा उस केस में आरसीएम लगेगा। ये पॉइंट यहां पे वो कहना चाह रहा है। डन। और देखो लास्ट में फिर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। अभी ओवरसीइंग कमेटी का मतलब क्या होता है? जो इंडिया के बाहर एक कमेटी है जो आरबीआई को गाइड करती है इन्वेस्टमेंट करनी कैसे। तो अगर आपने उससे कोई सर्विस ली है बैंक ने तो आरसीएम लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। एक बार चेक करते हैं 5, पहले तो 11 की 11 सर्विस के नाम बोलो। हाँ जी सारे के सारे बच्चे, हेलो भाई साहब, ओए ओए हेलो भाई, इधर 11 की 11 सर्विस के नाम बोलो। पहला कौन सा आ रहा है? इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस पे आरसीएम है। दूसरा स्पॉन्सरशिप की सर्विस पे आरसीएम है। वो कब लगेगा? अगर वो आपको दी जा रही है बॉडी कॉर्पोरेट को दी जा रही है, पार्टनरशिप हमको और एलएलपी को दी जा रही है। उसके बाद फिर तीसरा, फिर गवर्नमेंट ने बोला आपका थर्ड जो यहां पे निकल के आ गया डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई नहीं है, अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई नहीं है तो जीएसटी लगेगा। अगर वो एम्प्लॉई है और वो डायरेक्टर वाली कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज, और अगर पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है तो फिर वो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। फिर आगे अगली 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 हमारा अगला नेक्स्ट आ गया हमारा कॉपीराइट। कॉपीराइट की सर्विस पे आरसीएम है, बट अगर ऑथर टू पब्लिशर वाला केस है रिवर्स चार्ज है, बट फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी वहां पे अवेलेबल है, बट ओनली फॉर ऑथर टू पब्लिशर। और फिर एक आ गया 5 सर्विस बैंकिंग सेक्टर वाली। पहला हो गया रिकवरी एजेंट टू बैंक, दूसरा फिर आपका हो गया रिकवरी एजेंट के बाद हो गया इंडिविजुअल डीएसए टू बैंक, फिर बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंक, फिर बिजनेस कोरेस्पोंडेंट के एजेंट अगर बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को सर्विस देंगे उस केस में आरसीएम है, और लास्ट में अगर एक ओवरसीइंग कमेटी अपने बैंक को सर्विस दे रही है तो भी उस केस में आरसीएम है।
कॉपीराइट वाला पॉइंट बता दीजिए कोमल। कॉपीराइट वाले केस में ये है, अगर आप कॉपीराइट की सर्विस देते हैं सामने वाले को, जो तुम्हारा कॉपीराइट यूज कर रहा है, उसकी सर्विस पे ऑलवेज आरसीएम है, ऑलवेज आरसीएम है। बट फिर गवर्नमेंट ने बोला अगर ऑथर टू पब्लिशर है, मतलब ऑथर ने अपना कॉपीराइट यूज करने के लिए पब्लिशर को दिया तो रिवर्स चार्ज है। बट ऑथर के पास फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन भी अवेलेबल है, चाहे तो वो रिवर्स चार्ज ले ले, चाहे तो वो फॉरवर्ड चार्ज ले लीजिए। हाँ, एक पॉइंट और रह गया, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल। 12% वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज है, 5% वाले केस में दो केस है। 5% में गवर्नमेंट बोलती है अगर सर्विस देने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और सर्विस दी जा रही है बॉडी कॉर्पोरेट को, उस केस में रिवर्सल लगेगा। यस, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट टैक्स पे करेगा जी। डन जी, क्या ये पॉइंट क्लियर हो जाता आपके जी? ठीक है, तो ये है। अच्छा, आपने एक काम करना है, एक बार ये बाकी बची हुई एंट्री आपने पूरी की पूरी एक बार पढ़ के आनी है, क्योंकि सर जो कल हम करेंगे ना, कल हमारी खतरनाक एंट्री होनी है। देखो इनके एक बार डायग्राम देख लो, कल तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। और मैं दोबारा बोल दूं, अगर कल वाली क्लास में तुम डिमोटिवेट नहीं होना चाहते तो एक बार पहले पढ़ के आना, क्योंकि कल जो हम एंट्री करेंगे, बड़े बड़े वाली एंट्री, गवर्नमेंट वाली एंट्री है, लीगल सर्विस वाली एंट्री है, जीटीए वाली एंट्री है। ये 3 एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एक बार आप घर से पढ़ के आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा जी। तो सारी एंट्री एक बार गो थ्रू करके आना। अगर अदर देन इंडिविजुअल डीएस है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा जी, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। डन, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे आज रात को 9 बजे या 9:10 के ऊपर जीएसटी के क्वेश्चन करेंगे। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जीएसटी के क्वेश्चन करने के लिए पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच। ये अगला पेज पढ़ के आना है जी, ये पूरा का पूरा अगला पेज आपने एक बार पढ़ के आना है। ये जो नेक्स्ट पेज है ये आपने एक बार सारा पढ़ के आना है, ठीक है जी। चलो बाय बाय।